लिखने वाला अगर कोई हो तो वो कभी जिंदगी में कहीं और का मोहताज ना रहे, लेकिन रिस्पांस ना मिले तो फिर हम, अच्छा जी। सो लेट्स मूव अहेड। आपने, सॉरी आपसे नहीं पूछा मैंने, सॉरी, अभी कहाँ दिखाएंगी? चलें, गुड। npm start। सो नाउ एक चीज आपने शायद नोट की हुई है, या अगर नहीं नोट की तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ गिट के हवाले से, कि नॉर्मली जब आप रिएक्ट का कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो आपने देखा है कि मैंने, मेरे फोल्डर का नाम है रिएक्ट ऐप, रिएक्ट हाइफन ऐप, लेकिन साथ में ये लिखा हुआ है ब्रैकेट में मास्टर। ये क्या भला है? मैंने तो इसको कुछ नहीं कहा, ना ही मैंने इसको बताया, ना ही मैंने किसी डायरेक्टरी का नाम मास्टर रखा, ना कुछ ना कहा। ये क्यों है? ये याद रखिएगा कि जब भी रिएक्ट की आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ना, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से, तो ये आपकी रूट डायरेक्टरी को, जिस डायरेक्टरी में आपने रिएक्ट की एप्लीकेशन इंस्टॉल की होती है, उसको गिट हब की वर्किंग डायरेक्टरी बना देता है। यानी उस डायरेक्टरी को एज अ गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर देता है। अब ये गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करने का मतलब क्या है? मैंने आपको शुरू में टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज में ये कहा था कि हम एक टूल इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है गिट। गिट हब नहीं, क्या? गिट। ये गिट क्या है बेसिकली? अगर आप इसकी वेबसाइट में देखें तो लिखा है गिट हाइफन SCM। SCM स्टैंड्स फॉर सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। अब ये सोर्स किसको बोल रहा है? ये सोर्स बोल रहा है सोर्स कोड को, जो आप अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं। गॉट इट? ये जो गिट जब आप अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लेते हैं ना, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हुआ होगा, मैंने खुद कराया था पहले दिन। तो ये गिट जब आप अपना क्रिएट रिएक्ट ऐप के जरिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ये आपकी डायरेक्टरी को एज अ गिट डायरेक्टरी इनिशियलाइज कर देता है। अच्छा, एज अ गिट रिपोजिटरी इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि जब आपका फोल्डर, यानी अब मैं फोल्डर को डायरेक्टरी बोलूंगा, ठीक है? जब आपकी डायरेक्टरी गिट डायरेक्टरी बन जाती है, तो उस डायरेक्टरी में होने वाली तमाम चेंजेस को ट्रैक करना शुरू कर दिया जाता है। यानी गिट क्या करता है? तमाम चेंजेस को ट्रैक करना शुरू कर देता है। ट्रैक करने का मतलब क्या? आपने किसी फाइल में एक चेंज की, आपने कुछ डिलीट किया, आपने कुछ नया ऐड किया, आपने पूरी की पूरी फाइल ही डिलीट कर दी, वो सब कुछ ट्रैक हो रहा है। कौन ट्रैक कर रहा है? गिट। क्लियर होगी बात? वो ट्रैकिंग कहाँ हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा? ये जो सबसे टॉप पे ये है ना आइकन, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। ये लिखा हुआ भी है एक्सप्लोरर। उससे नीचे सर्च, ये ग्लोबल सर्च है, पूरे प्रोजेक्ट में आप कहीं भी कुछ कुछ सर्च करना चाहते हैं, लेकिन उससे नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है सोर्स कंट्रोल। टूल टिप में नजर आ रहा है ना? अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी जो फाइलें यहाँ लिस्ट हो रही हैं, इनमें चेंज किया गया है जब से मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये सारी चेंजेस को क्या कर रहा है? ट्रैक कर रहा है। मिसाल के तौर पे इस पे जाऊं तो कैन यू सी कि ये वाली रजिस्टर एक्स पहले खाली फाइल थी। जहां माइनस लिखा है इसका मतलब यहां से कुछ डिलीट हुआ है, जहां प्लस लिखा है इसका मतलब कुछ ऐड हुआ है। रेड का मतलब ये पहले सारी की सारी फाइल खाली थी, बाद में क्या चेंज हुआ इसमें? ये सारी लाइनें चेंज हो गई। तो इसका मतलब ये ट्रैकिंग हो रही है ऑटोमेटिक। अगली फाइल में जाएं, ऐप में, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ app.js में जाएं। अब ये बता रहा है कि ये जो रेड है ये सारी क्या हुई है? डिलीशंस हुई हैं, और जो ग्रीन है वो सारी क्या हुई हैं? एडिशंस हुई हैं। ये देख लें, एक डॉट भी आप ऐड या रिमूव करेंगे ना तो ये उसको ट्रैक कर लेगा। तो बेसिकली ये ट्रैकिंग का काम कौन कर रहा है? गिट। कहाँ रिकॉर्ड रख रहा है, हमें कहाँ से पता लगेगा? हमें यहाँ से पता लग सकता है। अच्छा, जब आप गिट अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं ना, तो बेसिकली गिट की स्टेजेस होती हैं। आप मुझे कहेंगे जी हमने तो इस प्रोजेक्ट को गिट रिपोजिटरी के तौर पे इनिशियलाइज ही नहीं किया। तो ये याद रखिएगा, सॉरी I'm just going to have it like this। ये याद रखिएगा कि क्रॉ टेम्पलेट यानी क्रिएट रिएक्ट ऐप आपके प्रोजेक्ट को खुद गिट का प्रोजेक्ट बना देती है।
यानी उसकी ट्रैकिंग खुद शुरू हो जाती है। अब जब नॉर्मली आप स्टार्ट करते हैं ना, तो इसकी जो पहली स्टेज होती है वो अनट्रैक्ड होती है। यानी आपकी जितनी फाइलें भी आप ऐड करेंगे, उन तमाम के तमाम फाइलों की जो सबसे पहली स्टेज होती है वो क्या होती है? अनट्रैक्ड। जिस जिस फाइल के एंड पे लिखा हुआ है ना यू, तो यू स्टैंड्स फॉर अनट्रैक्ड। और जिस जिसके एंड पे लिखा हुआ है ना एम, इसका मतलब है मॉडिफाइड। अनट्रैक्ड, मॉडिफाइड। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो अनट्रैक्ड है ये भी ट्रैक होना शुरू हो जाए, ये भी क्या हो जाए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आप इस पे थोड़ा सा भी बोर हुए ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसे छोड़ दूंगा। लेकिन बड़े मजे की चीज है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो। मैं यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, क्रिएट रिएक्ट ऐप, ठीक है। और मैं इसको कह देता हूँ जी गिट। गिट की कोई भी कमांड रन करेंगे तो आप पहले क्या लिखेंगे? गिट। फिर मैं लिखता हूँ ऐड, और फिर मैं लिखता हूँ डॉट। ऐड का मतलब है कि सारी की सारी फाइलों को स्टेजिंग पे ऐड कर दो। अच्छा, इसकी जो स्टेज 1 है, मैं आपको गिट की जरा एक शक्ल भी दिखा देता हूँ। गिट स्टेजेस। वैसे तो हर डायग्राम अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन करती है, जस्ट वेरी सिंपल एग्जांपल है, सादा तरीन एग्जांपल। 3 स्टेजेस होती हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग डायरेक्टरी और रिपोजिटरी। ठीक। ये जो आपकी डायरेक्टरी है ना जिस पे आप काम कर रहे हैं, रिएक्ट ऐप, ये आपकी इस वक्त वर्किंग डायरेक्टरी है। वो डायरेक्टरी है, वो फोल्डर जिसमें आप क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं। जब आप ये लिखते हैं ना गिट एड डॉट, तो आप वर्किंग डायरेक्टरी से किस डायरेक्टरी में मूव कर रहे होते हैं? स्टेजिंग डायरेक्टरी। ठीक। और जब आप अपनी चेंजेस फाइनल कर देते हैं, सब कुछ फाइनल कर देते हैं, तो तब आप ऐड के बाद कमिट करते हो, तो कमिट करके आप उसको किधर पुश कर देते हो? रिपोजिटरी में। याद रखिएगा, रिपोजिटरी इज लाइक अ फोल्डर, लेकिन रिपोजिटरी किसकी टर्म है? गिट की टर्म है। डायरेक्टरी किसकी टर्म है? हमारे विंडो की टर्म है। ठीक। जब भी आप, ये तो होगी इसकी गिट की स्टेजेस, ठीक है। लेट मी ऐड अप अनदर डायग्राम। अच्छा, इसी वर्किंग डायरेक्टरी को आप वर्क स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप अपना प्रोजेक्ट चलाते हैं और उसमें गिट को इनिशियलाइज करते हैं, तो आपकी सबसे पहला जो स्टेज होती है वो क्या होती है? आपकी वर्किंग डायरेक्टरी या वर्क स्पेस होती है। ये पूरी लाइन किसको शो कर रही है? आपकी वर्क स्पेस को शो कर रही है। अब आपने काम कर लिया, आज आप काम करके जा रहे हैं, खत्म कर लिया डेवलपर्स ने, तो आप क्या करेंगे? जितना काम आपने किया है उसको कहाँ डाल के जाएंगे? स्टेजिंग पे डाल के जाएंगे। स्टेजिंग वो एरिया होता है जहां पे आपने सारा काम करके सबमिट करवाना होता है और फाइनल रिव्यू करना होता है। अगर कोई चेंज या कोई प्रॉब्लमेटिक चीज है जिसको आपने मॉडिफाई करना है, तो दोबारा आप उसे वर्किंग स्पेस में लाते हैं, फिर उसमें चेंज करते हैं, फिर उसको स्टेजिंग एरिया में डालते हैं, फिर उसे रिव्यू करते हैं। तो स्टेजिंग एरिया किस लिए? आप उसे समझ लें, फॉर रिव्यूइंग द चेंजेस। तो सबसे पहले आपने काम किया, आपने ऐड किया, तो किधर चले गए आप? स्टेजिंग एरिया पे। ये जो मैं आप अभी करने लगा हूं ना, गेट ऐड डॉट, डॉट का मतलब है ऑल, करंट डायरेक्टरी में सब कुछ। डॉट का मतलब, सॉरी ऑल नहीं, डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी होता है। अगर आपने पाथ वगैरह का आपको आइडिया हो, सीएमडी या कमांड लाइन का, तो आपको पता होता है कि डॉट का मतलब करंट डायरेक्टरी, डॉट स्लैश का मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर। तो मैंने कहा गिट ऐड डॉट, एंटर किया, इसने सारा कुछ किधर डाल दिया? स्टेजिंग पे। और अगर आप यहाँ पे आए तो जितनों के शुरू में यू लिखा हुआ था, सबके एंड पे क्या आ गया? ई। ए का मतलब एडेड। किधर एडेड? स्टेजिंग एरिया पे। क्लियर होगी बात? तो गिट की पहली स्टेज क्या होती है?
वर्क स्पेस जो नॉर्मल रिएक्ट खुद ही उसे कर लेती है। दूसरी स्टेज क्या होती है? स्टेजिंग एरिया, ये रिव्यू के लिए होती है। अब आपने काम खत्म कर लिया और आप सबमिट करना चाह रहे हैं। अब सबमिट किधर करना चाह रहे हैं? रिपोजिटरी में। लेकिन कौन सी रिपोजिटरी में? लोकल। अच्छा, दो रिपोजिटरीज होती हैं। ये जो गिट है ना, ये आपके लोकल सिस्टम में इंस्टॉल होता है। गिट हब रिमोट है। तो मैंने शुरू में कहा था गिट और गिट हब में, तो ये जो लोकल सिस्टम में जो चेंजेस को ट्रैक करता है वो कौन करता है? गिट करता है। तो जब सारी चेंजेस आप करके सब कुछ करके जो कोड सबमिट करते हैं वो किधर करते हैं? गिट की लोकल अभी गिट हब में नहीं जाना, गिट की लोकल रेपो में। और गिट की लोकल रेपो किधर होती है? आपके अपने सिस्टम में। क्लियर? अब मैं स्टेजिंग एरिया से किधर भेजने लगा हूं इसको? लोकल में। तो मैं कैसे भेजूंगा? मैं सिंपली गिट मिट -m। अच्छा, ये -m एक फ्लैग है, ये इसलिए होता है कि आप मैसेज दे दें कि आपने आज के दिन में क्या काम किया। नॉर्मली हम प्रोफेशनल्स पता है क्या करते हैं? डेली का काम जो करते हैं ना, शाम को छुट्टी करने से पहले उसको कमिट करके जाते हैं, ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाए कि आज हमने क्या काम किया। तो उसके साथ हमें गेट कमिट के साथ हमें एक मैसेज देना होता है, एम के फ्लैग के साथ मैसेज कि हमने क्या किया है। ठीक है, सो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि डिजाइंड अ फ्रंट एंड, या कोई भी अपनी मर्जी का मीनिंगफुल मैसेज दे दे। अब ये देखिएगा, जो ही मैं इसे हिट करूंगा ना, तो ये सारा कुछ यहाँ से वॉश हो जाएगा। मैंने एंटर किया, यहाँ से सब कुछ क्या हो गया? इसको कहते हैं कि हमारा वर्किंग ट्री क्लीन हो गया है। जब हम कमिट करते हैं तो हमारा जो वर्किंग ट्री है वो क्या हो जाता है? और ये सारी चेंजेस कहाँ चली गई? गिट की लोकल रेपो में। वर्क स्पेस, ये मैं स्नैपशॉट अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, नो नीड टू राइट, जस्ट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। ये पूरा इमेज शेयर कर दूंगा मैं। नॉर्मल स्टेट क्या होती है आपकी? वर्क स्पेस या वर्किंग डायरेक्टरी। आप जब काम करते हैं और काम करके सबमिट करने से पहले आपने उसे कहां डालना होता है? स्टेजिंग पे। स्टेजिंग कौन सी स्टेज होती है? जहां पे आप रिव्यू करते हैं चीजों को। स्टेजिंग के बाद आप ये देखें, कमांड लिखी हुई है गेट ऐड टू मूव टू द स्टेजिंग एरिया, देन गेट कमिट टू मूव टू द लोकल रिपोजिटरी। अब यहां से आगे आपका काम आएगा। जो आप कह रहे हैं कि घर रह गया, लैपटॉप उधर रह गया, इधर रह गया, तो ये सुनिएगा और से। अब मुझे क्या करना है? अपनी लोकल रिपोजिटरी से ये सारा कुछ कोड उठा के कहां भेजना है? रिमोट रेपो पे। कहां एग्जैक्टली कहां भेजना है? रिमोट रेपो पे। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना है, रिमोट ओरिजिन, यानी ये मुझे कह रहा है कि आप क्या लिखें? गिट पुश लिखें। अब मैं गिट पुश तो लिख ही नहीं सकता। उसकी वजह, पुश का मतलब होता है कि लोकल रेपो से पुश कर दो कहां पे? रिमोट रेपो पे। लेकिन वो तब पुश हो सकती है जब मैंने रिमोट रेपो को पहले कॉन्फ़िगर किया हो, अपनी इसके साथ सिंक किया हो। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, और जब आप अपनी लोकल रेपो में होते हैं ना, तो आपकी डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। ये मास्टर ब्रांच का मतलब ये है कि ये रूट डायरेक्टरी है। नॉर्मली होता ये है कि जब आपने एक मेजर चेंज किया ना, मतलब आपने एक आपका सारा कोड एक फोल्डर में पड़ा हुआ है। अगर मैं अकेला काम कर रहा हूं तो फिर दैट्स ओके। लेकिन लेट्स सपोज हम चार एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मैं भी एक प्रोजेक्ट उसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, आप भी उसी पे कर रहे हैं, आप भी उसी पे कर रहे हैं, और आप भी उसी पे कर रहे हैं। अब मैंने एक फीचर इंप्लीमेंट करना है, दूसरा फीचर आपने इंप्लीमेंट करना है, तीसरा इन्होंने, और चौथा इन्होंने। हर एक बंदा अपने अपने फीचर पे काम कर रहा है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि पूरा का पूरा सोर्स कोड उठा के मैं आपको दे दूं, और आपको भी दे दूं, और आपको भी दे दूं। मुमकिन तो है, लेकिन कोई आप चेंज करें जिसकी वजह से अगर क्रैश आ जाए तो मेरी सारी की सारी एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब डिफरेंट डेवलपर्स आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं या कोलैबोरेट करते हैं, तो वो मास्टर ब्रांच नहीं, इसको हम कहते हैं ब्रांच। ये जो यहाँ लिखा होता है, हर एक को अपनी अपनी ब्रांच दे दी जाती है। यानी उसी कोड में से उस कोड की एक कॉपी आपको दी जाएगी, ओरिजिनल नहीं दिया जाएगा। ओरिजिनल कहां पड़ा होगा? मास्टर में। उसकी कॉपी एक आपको दी जाएगी, एक कॉपी आपको दी जाएगी, एक कॉपी आपको दी जाएगी। आप अपना फीचर अलग से इंप्लीमेंट कर रहे होंगे,
आप अपनी कॉपी पे अलग से फीचर इंप्लीमेंट कर रही होंगी, आप अपना फीचर अलग से इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। जब आप अपना फीचर कंप्लीट, फॉर एग्जांपल इन्होंने पहले कंप्लीट कर लिया, तो ये अपनी ब्रांच पे अपलोड करेंगे। वो रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँगा, मैं इनकी ब्रांच को पहले रिव्यू करूंगा, अगर एवरीथिंग इज ओके तो मैं दोबारा उसको मर्ज कर दूंगा किधर, मास्टर के अंदर। खैर ये चीज बाद में समझ आएगी। अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे रिमोट रेपो में भेजना है, तो मेरी लोकल रेपो को क्या पता कि कौन सी रिमोट रेपो में भेजना है। इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, जाके गिटहब खोलूंगा, यहां से एक नई रेपो बनाऊंगा, उसको दे देता हूं जी फॉर एग्जांपल रिएक्ट ऐप, कोई भी यूनिक नेम दे सकते हैं। जब मैं यहाँ पे नाम देके सिंपली क्रिएट रेपो पे क्लिक करूंगा, तो ये मुझे यहाँ पे इस स्क्रीन पे ले आएगा। अब जरा इस पे देखें, सबसे पहले इसने किया है, वो मुझे बता रहा है कि आप लोकल रेपो में क्या क्या चीज करें। कहता है गेट इनिट करें। जब मैं रिएक्ट की ऐप इंस्टॉल करता हूं तो गिट इनिट पहले से हुई होती है, तभी मेरी ट्रैकिंग हो रही होती है, तो मुझे गिट इनिट दोबारा देने की जरूरत। सेकंड स्टेप ये कह रहा है कि गेट ऐड रीडमी, स्टेप को आप छोड़ दें। रीडमी का मतलब ये है कि अक्सर जो आपने किसी दूसरे बंदे को इंस्ट्रक्शंस बतानी हो कि इस प्रोजेक्ट रन कैसे होगा, क्या क्या कमांड लिखनी है, क्या इस पे बाद में होगा। फिर ये कह रहा है कि आप क्या करें, गेट कमिट -m फर्स्ट कमिट, अभी जो कमांड दी है ये भी मैंने दे दी है, मुझे दोबारा जरूरत नहीं है। फिर ये कह रहा है जी कि गेट ब्रांच -m, तो ये मैं ये वाली कमांड अभी मैंने नहीं की, मैंने कॉपी किया। अच्छा, इस बात को जरा, इस पॉइंट को समझिएगा। मैंने लिखा गेट ब्रांच -m मेन। ये जो ब्रांच है ना, पहले ये होता था कि गिटहब की रूट ब्रांच का नाम मास्टर हुआ करता था। रूट ब्रांच का मतलब यूं समझे रूट फोल्डर का नाम। लेकिन ये अफ्रीका में और ये जो बाहर जहां मास्टर स्लेव वाला कॉन्सेप्ट है ना, उस मास्टर स्लेव वाले कॉन्सेप्ट की वजह से ये जो ये हो रही थी, डिस्पैरिटी हो रही थी, या यूं कह लें कि ये जो जिन ममालिक में मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट है ना, वो इस चीज को बुरा फील कर रहे थे। तो उन्होंने अब क्या किया, मॉडर्न के मास्टर को चेंज करके रूट ब्रांच का नाम क्या दे दिया, मेन दे दिया। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो जो अफ्रीकन कंट्रीज में मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट था, उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने मास्टर को क्या नाम दे दिया। तो इसलिए अगर ये स्टेप आप नहीं भी करेंगे, मास्टर स्टिल इज ओके, बट इट्स, उन्होंने ये चेंज कर दिया। तो मैंने गेट ब्रांच -m मेन कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाली लाइन है बेसिकली, दैट एक्चुअली डज द जॉब। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ कॉपी करें दोबारा, एंड लेट्स पेस्ट इट हियर। दिस एक्चुअली ये मैजिक करेगी। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, गेट रिमोट का जो ओरिजिन है उसको ऐड कर दो, और रिमोट का ओरिजिन कैसे पता चलेगा, इस यूआरएल से पता चलेगा जो मैंने यहाँ से वहां से कॉपी की है। ठीक, आपने करना कुछ नहीं है, सारी कमांड देख के कॉपी पेस्ट करनी है, सिर्फ फ्लो पता होना चाहिए। और ये वन टाइम प्रोसेस है, इसके बाद ये सारी कमांड दोबारा नहीं करनी है आपने, एक या दो कमांड्स रिपीट करनी है बार बार। गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, अब मैंने इसे ओके किया। अगर कोई एरर ना आए तो इसका मतलब मेरी ये लोकल रिपोजिटरी रिमोट के साथ क्या हो गई है, सिंक हो गई। अगर कोई एरर फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपसे वो पूछेगा क्रेडेंशियल्स, यूजर नेम, पासवर्ड, और आपने कौन सा पासवर्ड देना होगा, यानी जब ये वाला आप लिख कर एंटर करेंगे ना, तो एक विंडो खोल देगा। उस विंडो में वो आपसे पूछेगा कि अलाउ द गिटहब टू एक्सेस दिस, और फिर वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड गिटहब के पूछेगा, वो एंटर करेंगे तो आपको ये, मैं चूंकि पहले से कॉन्फ़िगर्ड हूं तो मुझसे इसने दोबारा नहीं पूछा। अब अगला काम क्या करेगा, गिट पुश, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी गिट, इसका मतलब क्या है कि मेरे लोकल सिस्टम में जो कुछ पड़ा है इसको क्या कर दो, पुश कर दो। किधर, गिटहब पे। लोकल रेपो क्या थी, गिट, और रिमोट क्या थी, गिटहब। तो लोकल को कहां पुश कर दो, गिटहब पे। अब मैं एंटर करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा द करंट ब्रांच मेन हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच। अगर मल्टीपल ब्रांचेस बनी हो ना पेरेंट चाइल्ड में, जिस तरह फोल्डर्स बने होते हैं, तो आपको फोल्डर स्पेसिफाई करता है। वो कहता है जी इसकी कोई भी अपस्ट्रीम ब्रांच नहीं है, यानी ये रूट ब्रांच है। तो कहता है उसके लिए आप ये करें,
कि आप मुझे कंफर्म करें कि आपकी अपस्ट्रीम ब्रांच यही है मेन, तो आप ये वाली पूरी कमांड उठा के यहां लिख दें और ओके कर दें। इट विल टेक लिटिल टाइम, नॉट मोर देन अ मिनट, 30 to 40 सेकंड। जब ये सब कुछ ओके हो जाए, एरर ना दे, वापस यहाँ पे आए, इसको रिफ्रेश करें, ये आ गया आपका सब कुछ, सारा कुछ आपको। अभी अभी रुक गया ना, अभी बारी बारी। मैं यहाँ पे था लोकल रिपोजिटरी में, मैंने रिमोट ओरिजिन ऐड किया और फिर मैंने गिट पुश किया, तो ये कहाँ चला गया, पहली लाइन कंप्लीट हो गई। वर्क स्पेस में था, गिट ऐड किया, स्टेजिंग एरिया पे चला गया, गिट कमिट किया, लोकल रेपो में चला गया, गिट पुश किया, रिमोट में चला गया। लेकिन गिट पुश से पहले आपको रिमोट ओरिजिन ऐड करना है। नीचे अभी नहीं होगा, अब जरा इधर देखें, मेरा वर्किंग ट्री क्लीन है, यानी कोई नई चेंज नहीं है। लेट्स हैव अ लुक, मैं इसको स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, यहाँ पे वापस आता हूँ, मैंने ये हटा दिया। क्यों, यहाँ से सेमीकोलन हटाया, उसने डिटेक्ट कर लिया कि एक चेंज आ गया। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, उसने बता दिया कि यार इस लाइन में ये रेड कलर का मतलब ये चीज हटी है और यहाँ ये चीज, समझ आई, यानी प्रीवियस ये स्टेट थी, नई स्टेट ये, इसका मतलब उसने चेंज को डिटेक्ट कर लिया। अब एम का मतलब क्या है, मॉडिफाइड। मुझे दोबारा क्या करना है, अब मैं वर्किंग डायरेक्टरी में हूं ना, तो मुझे दोबारा क्या करना है, गिट एड डॉट, ये मॉडिफाइड से क्या हो जाना चाहिए, एडिड हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ी देर लगाएगा ये, सम टाइम, ये इट टेक्स टाइम, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए ना भी हो तो आप उसका इंतजार ना करें। गिट सेकंड स्टेज क्या थी, कमिट मैसेज, वर्किंग ट्री हो गया क्लीन, और मैं किधर आ गया, कमिट करके लोकल में। अब रिमोट में करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं करना, सब कुछ एक दफा कर दिया ना, जस्ट गिट पुश। जब नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, वन टाइम, नया प्रोजेक्ट का मतलब नहीं गिटहब, एक प्रोजेक्ट के लिए एक गिटहब। जब तक अभी आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते ना, बिल्कुल ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट के लिए करना पड़ेगा। यानी आपने दो प्रोजेक्ट बनाए ना, तो एक प्रोजेक्ट को अलग रेपो के साथ सिंक करेंगे, दूसरे को अलग रेपो के साथ सिंक करेंगे, ऑब्वियसली। क्लियर। अब आपको सिर्फ तीन कमांड याद रखनी है, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट टाइम फॉर वन प्रोजेक्ट। जब नया प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर एक दफा कॉन्फ़िगरेशन, और कॉन्फ़िगरेशन में कौन सी रॉकेट साइंस है, वो सारा कुछ खुद ही बताता है, कमांड उठा के पेश करो। अब फिर आपका वो रेपो, गिट रेपो नहीं बनी होगी। आप एक चीज और ख्याल रखिएगा, जब आपकी कोई भी रिपोजिटरी गिट की रिपोजिटरी होती है ना, तो उसकी सादा सी निशानी ये भी है कि उसमें गिट इग्नोर की फाइल होती है। जरा आप इसको भी देख लें, गिट इग्नोर की फाइल क्या करती है। कोई भी ऐसी चीज जो हम गिट पर नहीं भेजना चाहते, उसको हम यहां लिख देते हैं। जैसे ये नोड मॉड्यूल्स है, अब सारा कुछ पुश हो गया है, नोड मॉड्यूल पुश, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो जितनी भी हैवी फाइल्स हैं वो कभी भी आप पुश, क्योंकि जब आप ये कोड दोबारा डाउनलोड करेंगे, उसमें एक दफा npm इंस्टॉल रन करेंगे तो सारी डिपेंडेंसीज खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएंगी, तो इसलिए नोड मॉड्यूल में अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हो गया। आज के गिट पार्ट मेरे ख्याल में काफी हो गया, पहली लाइन, बाकी लाइन में दोबारा आऊंगा।
सारा कुछ अभी पढ़ें तो फिर तो अगला पूरा घंटा गिट में ही लग जाएगा, ठीक है। सो लेट मी शेयर दिस इन द ग्रुप्स फॉर यू। इसीलिए बता रहा हूँ भाई, जितना चाहिए होगा उतना मैं बता दूंगा, एंड दैट वुड बी इन फैक्ट मोर देन एनफ फॉर यू पीपल, ठीक है। गिट, वेयर इज द गिट? क्लियर? सो नाउ, अब के बाद, अब मैं कल ये बताऊंगा कि मैं आज ये काम करने के बाद ये प्रोजेक्ट अपने लोकल सिस्टम से डिलीट कर दूंगा। कल फिर ये बताऊंगा कि मेरे पास, मैं लेट सपोज हम प्रिटेंड ये करेंगे कि हमारे हमारे पास कोई नया सिस्टम है, तो फिर मैं क्या करूंगा, गिटहब से क्लोन करूंगा, उसको सेटअप करूंगा, उसमें चेंजेस करूंगा, फिर पुश कर दूंगा। क्लियर? तो जरा ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सो बाय द वे, जब भी हम कोई चेंज करेंगे तो हम उसको एट द एंड ऑफ द डे क्या करके जाएंगे, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। अभी अगर मैं एक और कमांड लिखूं ना, गिट स्टेटस, तो मुझे क्या बता रहा है, ऑन द ब्रांच मेन, आप किस ब्रांच में, मेन में, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद ओरिजिन मेन, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। कोई चेंज नहीं है। वर्किंग ट्री क्लीन का मतलब क्या है कि आपके पास अभी कोई चेंज, आपने जितनी चेंजेस की हैं सारी क्या कर दी हैं, सबमिट कर दी, ठीक है। ये देखें जरा, मैंने एक और कमांड दी है, गिट लॉग। ये गिट लॉग ये करती है कि मैंने कौन कौन सी चेंजेस सबमिट कराई हैं मुझे बताओ। मिसाल के तौर पे एक डेवलपर है, उसने काम खराब करके कहा जी नहीं, ये नहीं, ये मैंने नहीं किया, ये उसने किया। तो वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ एक कमांड देगा, गेट लॉग, ये सब कुछ बता देगा किसने कब कौन सी चेंज की है। देखें, वो कह रहा है जी कि ये एक कमिट हुआ है पहला, उसकी ये आईडी है, हर कमिट को एक यूनिक आईडी मिलती है, ये किसने किया है, ऑथर इसका ये है, कब किया है, जून 6 को 3:28 पे किया है, और कमिट का मैसेज क्या था, सेमी कॉलन रिमूव्ड। अच्छा, उसके बाद अगला कमिट भी इसी ने किया है, 3:17 पे किया है, और उसका मैसेज क्या था, डिजाइन ऑफ फ्रंट एंड। उस फिर कौन सा कमिट किया है उसने, ये उसने मई 24 को किया था, जो कि इनिशियलाइज प्रोजेक्ट यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो ये सारा कुछ, सारी हिस्ट्री जो है ये कौन मेंटेन कर रहा होता है, गिट। एनीवेज, क्लियर? नाउ आई एम कमिंग बैक टू द ऐप वेयर वी एक्चुअली लेफ्ट ऑफ। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, गुड। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इस राउटिंग को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, और राउटिंग को कंटिन्यू करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं ये चाहता हूं कि मैं किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करूं तो एक नए प्रोडक्ट पे इसकी क्या हो जाए, डिटेल पेज ओपन हो जाए, जैसे मेरे पास ओरिजिनल केएफसी में होता है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन दैट, आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। सो इसके लिए मुझे जाना है प्रोडक्ट्स के पेज के ऊपर। इनफैक्ट ये तो सारे का सारा सिर्फ डाटा है, ठीक है। सो आई हैव टू गो टू द पेजेस, और पेजेस में होम पेज, और होम पेजेस पे ये क्या आ रहा है, कार्ड, और ये कार्ड्स के ऊपर मैप लगा हुआ है। तो बेसिकली मेरे पास जो शो हो रहे हैं कार्ड फ्रंट एंड पे, वो ये चीज है। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे प्राइस पे या डिटेल के बटन पे क्लिक हो, या ओवरऑल इस कार्ड पे ही क्लिक हो, इट शुड मूव टू द न्यू पेज। तो आपको पता है किसी भी चीज को क्लिकेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्या लगाना होगा, इवेंट नहीं, नहीं, राउटिंग जो पढ़ लिए ना राउटिंग। सो अब मुझे इसको किधर लेके जाना है, टू
लिंक के साथ एक टू का प्रॉप है, और टू के प्रॉप में हम क्या देते हैं, पाथ, और पाथ कहाँ जाएगा, डिटेल। मैं चाहता हूं कि जब इस कार्ड पे क्लिक हो तो कहाँ चला जाए, डिटेल के राउट पे चला जाए। मैंने क्लिक किया, टॉप पे देख रहे हैं स्लैश डिटेल पे आ गया। आई रिपीट, इस पे क्लिक किया, किधर आ गया, डिटेल पे। इस पे क्लिक किया, किधर आ गया, डिटेल पे। नो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अचीव, यानी ये चीज मैं स्टाइल से ओवरराइड कर सकता हूँ कि ये ब्लू कलर ना हो, अंडरलाइन ना हो, वगैरह वगैरह। बट इफ आई एम क्लिकिंग ऑन इट, इट इज मूविंग टू द डिटेल पेज। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं जिस पे भी क्लिक करता हूँ एक ही पेज पे मूव करता है। तो मैं कैसे मेक श्योर करूंगा कि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ये सिर्फ इसी की डिटेल पे जाए, जब इस पे क्लिक करूं तो ये अपनी डिटेल पे जाए। उसके लिए अगर मैं जो डाटा दिया है उस पे जाऊं, तो यहाँ पे नॉर्मली नॉर्मली डेटाबेस का ये प्रिंसिपल है कि आप जब भी कोई डाटा प्रिपेयर करें तो उसमें एक फील्ड ऐसी रखें जो यूनिक हो। नॉर्मली सारे प्रोडक्ट्स में एक फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो क्या हो, यूनिक हो। आप टाइटल को भी रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि टाइटल दो सेम नेम के टाइटल ना हो। तो हम टाइटल को भी रख लेंगे जब जरूरत पड़ी। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, सब में एक नई फील्ड इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, विच इज आईडी। ठीक, आईडी की बेस में राउटिंग को भी इंप्लीमेंट करूंगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 2, दिस इज गोइंग टू बी लाइक 3, this is going to be like 4, this is going to be like 5, like 6 and so on. अब आपने कहा था ना कि राउटिंग इतनी सिंपल सी है। अब राउटिंग का एक जरा थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आएगा, इसको जरा गौर से देखिएगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन। अगर आप यहाँ आए एक्चुअल KFC की एप्लीकेशन पे, इसका यूआरएल पैटर्न देखिएगा, ये तो इसका बेस यूआरएल है, इसके आगे जो कुछ भी आएगा वो पाथ कंसिडर होगा। मैंने जब इस पे क्लिक किया ना कैटेगरी पे, तो उसने क्या कहा, स्लैश कलेक्शन स्लैश एवरीडे वैल्यू। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो उसने क्या कहा, स्लैश कलेक्शन वही है, स्लैश आगे ये नेम जो है चेंज हो गया। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो स्लैश कलेक्शन वही है, आगे ये नाम चेंज हो गया। जब मैंने इस पे क्लिक किया, कलेक्शन वही, इस पे क्लिक किया वही। यानी एक चीज फिक्स है, एक डायनामिकल है, डायनामिकली चेंज हो रही है। सेम गोज विद दिस। अब अगर मैं रूट पे हूं और मैं इस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं, कैन यू सी दिस, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश क्रिस्पी बॉक्स। वापस आता हूं, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश बोनलेस बॉक्स। वापस आता हूं, स्लैश प्रोडक्ट स्लैश वाव बॉक्स। इसका मतलब आप सिर्फ यूआरएल के पैटर्न पे तवज्जो दें। एक चीज फिक्स है, प्रोडक्ट, दूसरी चीज डायनामिकली चेंज हो रही है। और वो चेंज हो रही है किस बेस पे, जिस प्रोजेक्ट पे या जिस प्रोडक्ट पे क्लिक हो रहा है उसी का नाम पिक होके कहां जा रहा है, यूआरएल में जा रहा है। डज इट मेक सेंस? इस पैटर्न को हम यहां देखें, हमारा पहला वाला पार्ट ठीक हो रहा है। हमारी एप्लीकेशन में देखें, डिटेल, इस डिटेल की जगह कुछ भी लिख दें, प्रोडक्ट लिख दें, व्हाटसोएवर। इधर लिखें ये भी डिटेल, इधर जाएं ये भी डिटेल। इसका मतलब स्लैश डिटेल ठीक है हमारा। स्लैश आगे का जो पार्ट है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, डायनामिक रखना चाहता हूँ। तो राउटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पार्ट आपने क्या करना है कि आपने यूआरएल बिल्ड करना है। तो मैं क्या करूं कि मेरा ये यूआरएल आधा पार्ट जो कि है स्लैश डिटेल या यहीं तक रहे, इसका अगला पार्ट डायनामिक हो जाए। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। जब मैं ये कार्ड को रेंडर कर रहा हूं तो मुझे देखें कि हर कार्ड का टाइटल अपना अपना आ रहा है ना, हर कार्ड की डिस्क्रिप्शन भी अपनी अपनी आ रही है। तो मुझे ये चीज यहां भी अवेलेबल है ना, मैं इस डबल कोट को हटा के बैक टिक कर देता हूं। और जब मैं बैक टिक करूंगा तो आई नीड दिस एक्सप्रेशन।
काम वही हो रहा है, परेशान नहीं होना। ठीक। अब बैकटिक क्यों किया आप पूछेंगे, क्योंकि मुझे ये डिटेल वाला पोर्शन तो ठीक है, इसके बाद मुझे वैल्यू क्या चाहिए, डायनामिक। वो कोई एक्सप्रेशन होगा जो एवेल्युएट हो के अपनी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पे स्लैश दूंगा डिटेल के बाद, इसको कहते हैं स्ट्रिंग लिटरल। पता है स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? अगर नहीं पता तो ये देख लें पहले। नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में जब स्ट्रिंग लिखते हैं ना, लेट str इक्वल्स टू डबल कोट या सिंगल कोट में लिखते हैं नॉर्मली, हेलो आई एम यासिर एंड आई एम, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है। अब अगर आपने इस स्ट्रिंग के बीच में कोई नंबर लिखना है डायनामिकली, तो नॉर्मल प्लेन जावास्क्रिप्ट में आप क्या करते थे पता है, इस स्ट्रिंग को यहाँ ब्रेक करें, इसके साथ कॉन्केटिनेट करें, स्ट्रिंग को फिर यहाँ से स्टार्ट करें और इसको कॉन्केटिनेट करें और बीच में कोई वैल्यू लिख दें, लेट्स सपोज 52 आर कोई भी वेरिएबल ए। लेट्स सी दिस। ठीक है, ये नॉर्मल जेएस का स्टाइल है। इसी काम को करने के लिए अगर मैं ES6 इस्तेमाल करूं तो मुझे स्ट्रिंग लिटरल की फैसिलिटी है कि आप बैकटिक्स में स्ट्रिंग लिखें और फिर आपको ये कॉन्केटिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको क्या जरूरत पड़ेगी, जहां आपने डायनामिक वैल्यू लिखनी है ना, वहां आप सिंपली डॉलर साइन लिखें और करली ब्रैकेट लिखें और उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखें। इसको हम बोलते हैं बेसिकली बैकटिक में जो लिखी होती है इसे हम स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। क्लियर होगी बात? ओके जी। अब मैं यही काम करने लगा हूं कि मुझे जहां डायनामिक वैल्यू लिखनी है, डिटेल स्लैश डॉलर और करली ब्रैकेट क्यों लिखी, बिकॉज यहां मुझे क्या, मुझे सारे प्रोडक्ट की डिटेल प्रॉड में मिल रही है, जैसे प्रॉड टाइटल, प्रॉड डिस्क्रिप्शन, प्रॉड प्राइस। यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रॉड डॉट आईडी। टाइटल कर लें, मतलब KFC वालों ने टाइटल किया है, लेकिन हमें ये डाउट है कि हमारा टाइटल शायद यूनिक ना हो, तो हम आईडी को मेक श्योर करते हैं कि आईडी यूनिक ही होगी। सर मैं आपको राउटिंग समझा रहा हूँ ना बेसिकली, भी बाद में जो दिल करे। अब अगर मैं यहाँ जाऊंगा और मैं इस पे क्लिक करूंगा स्लैश डिटेल स्लैश, अभी राउटिंग पूरी नहीं हुई, मैंने सिर्फ क्या किया, यूआरएल कंस्ट्रक्ट किया है। पहला स्टेप क्या है आपका, यूआरएल अपनी मर्जी का कंस्ट्रक्ट करना, वो कर लिया मैंने। अब ये 1 था, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो स्लैश डिटेल स्लैश 2, जब इस पे आऊंगा तो स्लैश डिटेल स्लैश। तो अब जो भी प्रोडक्ट जिस पे भी क्लिक करूंगा, यूआरएल जो बनेगा वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। लेकिन देखें कि मैंने यूआरएल बिल्ड कर लिया, लेकिन जब इस पेज पे आता हूं तो वही प्रोडक्ट जिसको मैं शो कराना चाहता हूं वो शो नहीं हो रहा। वजह वजह ये है कि अल्टीमेटली राउटिंग तो यहां हो रही है ना, तो यहां तो मैं प्रोडक्ट डिटेल का पेज रेंडर ही नहीं कर रहा। गॉट इट? तो प्रोडक्ट डिटेल के पेज को रेंडर करने के लिए मेरे पास डिटेल का पेज भी होना चाहिए पहले। तो लेट्स मेक अ पेज और इसको मैं नाम दूंगा क्या, डिटेल डॉट JSX, और इसके अंदर आऊंगा अब। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अब जब ये यूआरएल कंस्ट्रक्ट होने के बाद जब मतलब यहाँ पे राउटिंग करूंगा ताकि पेज भी मूव हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या राउट मैच कराना है, डिटेल, और साथ में कंपोनेंट कौन सा रेंडर करना है, मेक सेंस? अब जरा देखिएगा, कुछ भी नहीं हो रहा ना। वजह क्या, ये राउट
इस राउट के साथ मैच कर रहा है? मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा तो फिर कैसे रेंडर होगा ये? क्यों नहीं मैच कर रहा? कि हमारे पास अभी तक जितना कुछ हमने पढ़ा ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि हम डायनामिक राउट को मैच करवा सकें। देखिए इस राउट का आधा हिस्सा तो मैच हो रहा है ना, स्लैश डिटेल तो मैच हो रहा है, लेकिन स्लैश वन आगे मैच नहीं हो रहा। हियर इज द मैजिक। मुझे जब भी कोई डायनामिक राउट को मैच करवाना होगा तो मैं क्या करूंगा, स्लैश के बाद कॉलन डालूंगा और कॉलन के बाद कोई भी वेरिएबल नेम लिख दें। ये कॉलन का मतलब ये है कभी भी पाथ में कॉलन आ जाए तो इसका मतलब इसके बाद वाली वैल्यू, इसके बाद जो चीज है उसका नाम, वो एक वेरिएबल है। वो क्या है? अब क्या होगा कि जो भी वैल्यू यूआरएल में होगी ये यहां से उठ के इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब क्लियर? अब अगर मैं यहां पे जाऊं, देखें डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट। अब अगर मैं यहां जाऊं, डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट, स्टेप वन पे क्या हो रहा था? सिर्फ यूआरएल कंस्ट्रक्ट हो रहा था, कोई कंपोनेंट रेंडर। स्टेप टू में क्या हो रहा है? यूआरएल कंस्ट्रक्ट हो रहा है और कंपोनेंट भी रेंडर हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सेम कंपोनेंट रेंडर हो रहा है हर दफा फिर भी। लेकिन आपको दो जो कॉन्सेप्ट मिले, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने यूआरएल की किसी डायनामिक वैल्यू को पिक करना है तो आप राउट्स डिफाइन करते वक्त वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक, ये तो हमेशा डिटेल ही देगा तो ये इससे मैच होगा, और जो भी वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो इस आईडी में आएगी, ऑटोमेटिक गेट कर लेगा। इट हैज बीन डिफाइंड लाइक दैट। क्लियर? क्लियर? अब मुझे डिटेल पे आके वो प्रोडक्ट शो कराना है जिस पे क्लिक हुआ था। वो मसला तो अभी भी हमारा हल नहीं हुआ। हाउ शुड आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम? पहली बात तो ये है कि किसी तरह मुझे यूआरएल में आने वाली आईडी, क्योंकि ये आईडी, यही आईडी राउट के साथ मैच हो रही है ना, तो मैं चाहता हूं किसी तरह ये वाली आईडी मुझे इस कंपोनेंट में गेट हो जाए जो करंटली कंपोनेंट ओपन है। ओपन कंपोनेंट कौन सा है? डिटेल वाला। तो मैं इस यूआरएल में आने वाली आईडी को किसी तरह यहां ग्रैब कर लूं तो फिर मेरा काम आसान हो सकता है। तो स्टेप थ्री, हाउ टू ग्रैब। अच्छा, इसको कहते हैं पैरामीटर, यूआरएल पैरामीटर। क्या बोलते हैं? ये एक नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। स्लैश दिस स्लैश दिस स्लैश दिस, तो ये सारे के सारे जो हैं इनको हम क्या बोलेंगे? यूआरएल। और इनको शॉर्ट में बोलते हैं पैरम्स। यूआरएल पैरामीटर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पैरम्स। तो अगर आप वापस जाएं, राउटिंग के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं? रिएक्ट राउटर डॉम। अगर रिएक्ट राउटर डॉम में आए, हुक्स का पता ना आपको? यूज स्टेट हुक इज अ स्पेशल फंक्शन दैट गिव्स यू द स्पेशल वैल्यूज। तो जिस तरह यूज हुक का फंक्शन रिएक्ट देती है, इसी तरह यहाँ यूज पैरम की एक हुक है। यूज पैरम की एक, ये आपको कौन देता है? रिएक्ट राउटर डॉम। तो मैं पहले क्या करूंगा? अच्छा, मकसद क्या है? यूआरएल से आने वाली पैरामीटर को गेट करना। मैं उसके लिए करूंगा जी इंपोर्ट यूज पैरम्स डॉम रिएक्ट राउटर डॉम, लाइक दिस। क्योंकि ये हुक है तो हुक सारों के इस्तेमाल करने का तरीका मोर और लेस सिमिलर होता है। मैंने कहा यूज पैरम्स, याद रखिएगा ये यूज पैरम क्या करेगा? यूआरएल में जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सारों को ग्रैब करेगा, और ग्रैब करके जिस तरह प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट होता है ना जिसमें सारे के सारे प्रॉप्स आ जाते हैं हमारे पास, इसी तरह यूज पैरम भी हमें क्या रिटर्न करता है? एक ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट में जितने भी पैरामीटर्स हैं सारे रिसीव हो जाते हैं। मैं उन सब में से ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करने का पता ना आपको, उन सब में से एक ग्रैब करूंगा विच इज आईडी। अभी तो मेरा है ही एक, लेकिन 6 भी हो
मैं आईडी को बीच में से डिस्ट्रक्चर करूंगा। मुझे क्या पता चला बीच में आईडी पड़ी हुई है? क्योंकि मुझे यहां से पता है कि इस वेरिएबल का नाम क्या है, तो जो नाम आप यहां देंगे उसी को आप यहां आके डिस्ट्रक्चर करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? अब मेरे पास आईडी आ गई, मैं देख लेता हूं कि आईडी है डिटेल ऑफ द दिस प्रोडक्ट, मुझे आईडी भी डिस्प्ले होगी, ठीक है। सो लेट्स सी, देख रहे हैं डिटेल ऑफ 3 प्रोडक्ट या डिटेल ऑफ, कहां पे है? बिल्कुल वहां से ही इनिशिएट हो रही है, वहां से इनिशिएट होकर यूआरएल में सेट हो रही है, यूआरएल से जाके ऐप के अंदर मैच हो रही है, और हम डिटेल के कंपोनेंट में जाके यूआरएल से यूज को क्या कर रहे हैं, यूज पैरम से ओरिजिनेट वहीं से हो रही है जहां से आप कह रहे हैं। क्लियर? अब देख रहे हैं डिटेल ऑफ प्रोडक्ट 3, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो डिटेल ऑफ प्रोडक्ट 1, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो डिटेल ऑफ प्रोडक्ट 2, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो डिटेल ऑफ प्रोडक्ट 4 एंड सो ऑन। 100 भी होंगे तो हर एक प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे मैंने ले ली, यानी कि जो यूआरएल में आईडी आ रही है हर जगह यही आईडी रिफ्लेक्ट हो रही है, मैंने उसी को खींच के नीचे ले आया। आखिरी पार्ट, दिस वाज स्टेप 3। स्टेप नंबर 1, build a URL. Step number 2, match the URL in the routes and give a variable with a colon. Step number 3, catch the dynamic value from URL using use params hook. 3 steps हो गए। Step number 4, based on this ID, search the product out of that whole list to be displayed here. Repeat, ये आईडी मेरे पास आ गई है ना। अब जरा देखें मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स किस में पड़े हुए हैं, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, ये अरे है ना, इसमें सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। ये इसमें क्या पड़ा हुआ है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। तो मैं डिटेल में आया, प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किया, ये अरे है, और आपको पता है कि अरे में मैप और फिल्टर लग सकते हैं। फिल्टर पड़ा ना हमने फंक्शन मैप। अब जरा देखिएगा, प्रोडक्ट्स डॉट मैप, ये तो पता है आपको क्या करता है, अरे की हर एंट्री पे आइटरेट करता है। बिल्कुल इसी तरह एक फंक्शन होता है फाइंड, अरे डॉट फाइंड क्या करता है, ये भी अरे के हर आइटम पे आइटरेट करता है और हर आइटम हमें अवेलेबल कर देता है एक कॉल बैक फंक्शन में, ठीक। और वो कॉल बैक फंक्शन में p एज एन आर्ग्यूमेंट में इसको यूं कर देता हूं, और मैं क्या करता हूं, मैं चेक करता हूं अब इस p में क्या होगा, एक पूरा प्रोडक्ट, और वो पूरा प्रोडक्ट किस शक्ल में होगा, एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में। तो p, ये इस पूरे को कौन रिप्रेजेंट करेगा, p। इसके अंदर आईडी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, p डॉट आईडी। तो मैं यहां आके कहता हूं कि p डॉट आईडी इक्वल इक्वल इक्वल्स टू ये वाली आईडी। फाइंड को समझिएगा, फाइंड क्या करता है, जो भी कंडीशन आप इधर कॉल बैक फंक्शन, ये कंडीशन है, जो भी कंडीशन देते हैं आप, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक एलिमेंट रिटर्न करेगा, अगर ये फॉल्स होगी तो ये कुछ भी रिटर्न। तो फाइंड क्या करता है, अगर एक ही नाम की एक से ज्यादा एंट्रीज भी मैच होंगी तो ये सिर्फ पहली एंट्री रिटर्न करेगा, जहां फर्स्ट मैच आ गया ये वहां से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और ये रिटर्न हमें क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को मैं प्रोडक्ट में सेव कर लेता हूं। ये चीज समझ आई है या नहीं आई, सिर्फ एक सारी कहानी यहाँ पे बन रही है। आइए, इस प्रोडक्ट में कौन सा प्रोडक्ट होगा जिसकी आईडी उस आईडी से मैच होगी जो हमने कहां रिसीव की है, यूआरएल में रिसीव की है।
अब इसमें ये चूंकि पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको आप मजे के साथ H1 में जाके इसका टाइटल दे दें, प्रोडक्ट डॉट टाइटल। H3 में बाद में हम स्टाइल कर लेंगे, फिलहाल हम जस्ट डाटा रेंडरिंग पे फोकस कर रहे हैं। प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, लेट्स सी। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, नथिंग इज देयर। ये बड़ा कॉमन एरर है, आपको आएगा अक्सर। अच्छा हुआ आ गया, ना आता तो शायद ये मैं डिस्कस ही ना करता। डिस्कस ना करता तो फिर आपको खपना पड़ता। ये जो p डॉट आई डी है, ये नंबर है। हमें कैसे पता चला? बिकॉज ये यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्मेट में, डबल कोट्स में नहीं है। ठीक। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज यूआरएल के थ्रू आती है तो यूआरएल में वो पार्स हो जाती है स्ट्रिंग में ऑटोमेटिकली। जब हमने इसे यूआरएल का पार्ट बनाया था तो ये आईडी क्या बन गई है? तो मैंने यहाँ क्या लगाया हुआ है? ट्रिपल इक्वल। इसका मतलब क्या है? टाइप भी और डेटा भी। अगर मैं इस ट्रिपल इक्वल टू को हटा दूं, एरर चला गया। यानी जिस प्रोडक्ट इस पे क्लिक करूंगा वही क्रंच बर्गर, डील बर्गर, डील बर्गर, अच्छा ये आगे सारे डील बर्गर, ये आगे क्रिस्पी बर्गर। द पॉइंट इज कि अगर मैंने यहाँ 3 इक्वल्स लगाए तो प्रॉब्लम पता लगा है क्या है? इसको कहते हैं लॉजिकल एरर, जो देखने में पता ही नहीं लगता कि क्या है, लेकिन एग्जिस्ट करता है। इसका रीजन ये है कि जब ये आईडी यूआरएल से आई है तो ये क्या बन गई है? स्ट्रिंग। तो मैं टाइप भी मैच कर रहा हूँ, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। तो इसका दूसरा हल ये है कि आप स्ट्रिक्ट इक्वल रखें, इसको कन्वर्ट कर दें किसमें? नंबर में। मेक सेंस? सॉरी, कर दें, दोनों में से कोई एक काम कर दें, चलेगा फिर भी। लेकिन आईडी इज सपोज टू बी अ नंबर। इफ यू आर श्योर कि इट इज सपोज टू बी अ स्ट्रिंग, यू कैन डू दैट। आई मीन, क्लियर? तो नाउ दिस इज दी, आई मीन, बेसिक से अगला लेवल है राउटिंग का। बेसिक लेवल ऑफ राउटिंग तो बड़ी इजी थी ना, सिंपल। ये भी इजी है, मुश्किल नहीं है। जो आपको फ्लो समझ आना चाहिए, मैंने इसलिए स्टेप में डिवाइड कर दिया। स्टेप 1, ओनली बिल्ड अ यूआरएल, डोंट फोकस एनीथिंग एल्स। स्टेप 2, मैच दैट यूआरएल with the route in the root component. Obviously, catch the dynamic value in the variable, और वो कैसे होता है? Using a colon followed by the name of the variable. ये step 2 हो गया कि match the URL with the route that you are specifying in the root component. Step number 3, जिस component में आप redirect होते हैं तो you have to catch the value from the URL to that particular component. So we are using use param built-in hook in the React Router DOM. किस लिए? ताकि हम यूआरएल में आने वाली डायनामिक वैल्यू को कैच करके उस कंपोनेंट में लिख सकें। जब वो आ गई, स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4, बेस्ड ऑन दैट आईडी आई ट्रीट द होल अरे ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव एंड मैच the id that you are receiving from url with the id that is present in the array। जो मैचिंग प्रोडक्ट उसे रिटर्न करें और उसको डिस्प्ले करा दें। 4 स्टेप्स, गुड इनफ। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब के बाद मैं डेली ये काम करूंगा। आज का काम खत्म हो गया। गेट, लेट्स चेक इट आउट, साथ साथ इसको देखा करें। अब ये देखें, ये मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड, ये अनमॉडिफाइड। क्यों? क्योंकि ये फाइल अभी ऐड की है, ये फाइल ऐड ही अभी की है। गिट ऐड डॉट
ये सारा स्टेटस चेंज हुआ। एडिड, एडिट का मतलब क्या है? अब ये स्टेजिंग पे चला गया है, अब ये ट्रैकिंग शुरू हो गई है इसकी। गिट कमिट एम, आज क्या काम किया है? राउटिंग तो पहले ही थी ना यार। यूज पैरम्स इन, हाँ ठीक, वर्किंग ट्री क्लीन, दिस शुड गो टू द बस। हिट स्टेटस, सॉरी, वो कह रहा है नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, और फिर चेक करना है लॉग। तो वो मुझे बता रहा है भाईजान आपने 4:01 पे आखिरी कमिट किया है जिसकी आईडी ये है, और इस वक्त आपका हेड कहाँ पे है? मेन पे है। इसका क्या मतलब है हेड मेन पे है, ये बताऊंगा। नहीं, आपकी रेपो में मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं जो अभी मेंशन किया ना, तो अभी मैंने मल्टीपल ब्रांचेस पे काम ही नहीं किया, तो इसलिए आपको हेड नहीं समझ आएगा। लेट्स सपोज आपकी 4 ब्रांचेस हैं, एक आपकी है, एक आपकी है, एक आपकी और एक मेरी है, हर बंदा अपनी अपनी ब्रांच पे काम कर रहा है। तो उस वक्त जिस ब्रांच पे आप काम कर रहे होंगे ये हेड उसी ब्रांच पॉइंट कर रहा होगा। तो अभी चूंकि मैं अकेला ही हूं तो एक ही ब्रांच है विच इज मेन। आपके केस में हेड आपकी ब्रांच पे होगा, आपके केस में हेड आपकी ब्रांच पे होगा, आपके केस में हेड आपकी ब्रांच पे होगा, मेरे केस में हेड मेरे ब्रांच। खैर, ये सारी टर्मिनोलॉजीज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उनको हम लेवल बाय लेवल करेंगे तो ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड होगा। तो पहला लेवल समझ आ गया आपको इस डायग्राम का पार्ट, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। सो जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।